ये भी क्वेश्चन जो चैप्टर है ये आपका डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी मतलब आवश्यक है समझना। डीआई में इससे कुछ संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते जा रहा हूँ, ये चैप्टर्स आपको दोनों में काम आएंगे। एक तो जो अरिथमेटिकली रीजनिंग या अरिथमेटिक से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आएगा, और डीआई में तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगी ही बनेगी। बिना इसको समझे आप डीआई के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे कि इसको बिना हम काम कर लेंगे तो हमारे ख्याल में ये आपकी गलतफहमी होगी। ठीक है। क्योंकि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, दो शहरों की जनसंख्या, एक ए बी सी डी, चार शहर है, इनकी जनसंख्या इतनी इतनी इतने हैं। एक शहर की जनसंख्या बी शहर की जो संख्या का अनुपात है वो सी शहर और डी शहर की संख्या के समानुपात है या प्रोपोर्शन में है। तो और उसमें कुछ और दे देगा, तो उसके बाद बोलेगा ए और सी शहर का अनुपात बताओ। जैसे बोल दिया कि ए शहर की जनसंख्या कुछ है, बी शहर की संख्या कुछ है, सी शहर की संख्या कुछ है। अब बोल दिया क्वेश्चन में ए शहर की जनसंख्या और बी शहर के अनुपात जो है, और बी शहर की संख्या और सी शहर की संख्या के अनुपात के बराबर है। तो बी शहर की जनसंख्या और सी शहर की जनसंख्या का समानुपात निकालो, का अनुपात निकालो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे डीआई की। फिर आप फंस जाओगे जब तक कि आपको अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात दोनों चीज नहीं आएंगे। अनुपात और समानुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वी से इन इंग्लिश इट्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सर ठीक है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इन इंग्लिश रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन हिंदी वी से अनुपात एंड समानुपात। ठीक है। और बहुत हार्ड फास्ट न तो इंग्लिश है ना हार्ड फास्ट इसकी हिंदी है। आप दोनों चाहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश वाले दोनों समझ जाएंगे इसको अच्छी तरीके से। ठीक है। अगर इसके हम डेफिनेशन में जाते हैं तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? प्रोपोर्शन के मेन चैप्टर में क्या दे रहा है? रेशियो हमको पढ़ना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, कंपैरिजन ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, यही सब चीजें हैं अंदर जो कि आगे हम चल के पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे आज रेशियो में, कि रेशियो का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे कि हम ये हमारा ये है रेशियो है। ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? तो इसको समझने से पहले, हाँ, इसको हम समझेंगे कैसे कि ये एक रिलेशन है, दो राशियों के बीच का रिलेशन है। दो राशियां, तीन राशियां या चार राशियां, मतलब वन क्वांटिटी, टू क्वांटिटी या थ्री क्वांटिटी या फोर क्वांटिटीज। इट इज ओनली जस्ट कंपैरिजन कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का क्या उसका है, परसेंटेज कितना है, या कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या इसके ये क्वांटिटी इसके कितने क्वांटिटी के बराबर है। मान लीजिए एक ए है एक बी है, तो ए बी के कितने बराबर है, समझ गए? अगर बोला ए और बी, ए इक्वल टू 3b, तो किसका अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी, ए अपान बी इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब देखो यहाँ पे मैं बोल दिया, इसका मतलब ए का एक भाग बी के 3 भाग के बराबर है। समझ गए ना? यस सर। अगर ए टू बी दिया है, ए टू बी एंड ए अपॉन बी दोनों सेम है। ठीक है। ए टू बी एंड रेशियो को हम ए इज टू बी के हिसाब से, ए रेशियो बी या ए इज टू बी के हिसाब से बोलते हैं। ए हिंदी में बोले ए अनुपाते बी, ऐसे बोलेंगे ए अनुपाते बी। और ए अनुपाते बी को हम ए अपान बी भी लिखते हैं। ये एक हमारा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ए अनुपात बी एंड ए अपॉन बी इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या हुआ?
A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 3। इसका मतलब एक A जो है वो 3 B के बराबर है। अब दोनों में कंपैरिजन हो गया ना, यही है रेशियो और कुछ नहीं है। द रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर टाइप क्वालिटीज। अच्छा, इसमें क्या है कि जब बराबर होंगे दोनों का रेशियो, क्वांटिटी लेंगे ना, उनकी सेम यूनिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक को कुछ और राम ले लो, एक को क्या कहते हैं रहीम ले लो, उसके बाद करो कि कंपैरिजन, तो नहीं होगा। इनके जो उनके यूनिट्स वगैरह होंगे जो उनके, सब बराबर ही होने चाहिए सब। ठीक है। चलिए, ये दिया ना, क्लियर दे दिया ना। ए रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर टाइप क्वांटिटीज व्हिच शो दैट वन क्वांटिटी इज हाउ मच टाइम्स द अनदर क्वांटिटी। वन क्वांटिटी इज हाउ मच ऑफ दैट क्वांटिटी। एक जो है बी के कितने के बराबर है, 3 B के बराबर है, एंड इट इज नोन एज रेशियो। दूसरा क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ टू सिमिलर टाइप क्वांटिटीज इज ए नंबर आर फ्रैक्शन। ये देखो मैंने नंबर और फ्रैक्शन, देखो मैंने ए अपॉन बी बोल दिया ना। ए टू बी को हम फ्रैक्शन में शो करेंगे तो ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो फ्रैक्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स देयर रिलेशन बाय कोसेंट। ये जो हमारा इसका कोसेंट है, ये हमारा क्या है, हाँ बाय कोसेंट। ये क्या है कि ये ए बी के कितने बराबर है, तो उसमें एक चीज आएगा, बाद में बताएंगे, कोसेंट से पता चलेगा कितने के बराबर हो गए। इसका कोसेंट, इसका गुणा, इसका कोसेंट मतलब गुणा होगा ना। अब ए इक्वल टू 3B किया तो इसका जो कोसेंट है ये कोसेंट कहलाता है, बताया हूं पहले आपको। तो ये कोसेंट बताता है कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के कितने के बराबर है। समझ रहे हैं? इसे ए यस सर। अपॉन बी इक्वल टू 1/3 किया तो क्या हो जाएगा? 1:3, A:B। A:B आएगा और वन मतलब एक जो है ये जो इसका जो अगर हम करेंगे तो क्या होता है, ए इक्वल टू 3B। ये 3B हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। ये आपका, ये इसको देखना, ये होगा हमारा रेशियो। रेशियो के संदर्भ में जाएंगे तब। ठीक है। और इसमें जो है जैसे हम क्या बोल रहे हैं आगे, देखो, अब इसमें A:B ये हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अच्छा ये दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। और इस ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, पूर्व पद या पश्च पद ये बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ, लिख दिया मैंने, ये पूर्व पद है, ये पहले पद, ये पश्च पद, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन, देखो क्या दिया है, दे दिया है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। मैंने कहा था आपको यूनिट सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ 30 सेकेंड्स एंड 20 मिनट्स क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, मिनट्स को यहाँ पर इसने देखो यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट किया है बाय मल्टीप्लाइंग विद 60, और ये 30 ये सेकेंड्स है, और 20 मिनट्स हो जाएगा 20 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स इज टू 20 इंटू 60 सेकेंड्स। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये 30 इंटू 20 इज टू 20, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेकंड्स में है, ये मिनट्स में है, तो इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा वो हमारा, ये जो 1:40 आया है, ये हमारा रेशियो होगा। 30 सेकेंड 20 सेकेंड में का रेशियो जो है 1:40 होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा 30 सेकेंड है 20 मिनट के 40 गुना के बराबर होता है। समझे? अगर यहाँ पर हम जो है करेंगे तो क्या होगा,
ये कंपैरिजन पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई रुक जा, क्यों? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या है? कुछ चीजें हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखा है, आप उसको बहुत ध्यान से रखना। द रेशियो इज नॉन जीरो क्वांटिटीज कैन ओनली बी फाउंड, ये नॉन जीरो क्वांटिटी में ही होता है रेशियो, ठीक है। ईच टर्म ऑफ रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द नॉन जीरो नंबर्स, देन द रेशियो रिमेन्स अनअल्टर्ड। मतलब कि रेशियो जैसे A/B है, इसको अगर m से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर है ये आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A/B, ये A अपॉन बी। अगर हमने क्या बताया था आपको प्रोपोर्शन में, ये फ्रैक्शन में, कि अगर सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करें तो कोई प्रोपोर्शन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता। सेम अगर हम एम से डिवाइड करें और नीचे वाले को भी एम से डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए A/B में भी वही सेम चीज है, तो इसमें भी अगर सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये जो आ रहा है, यहाँ पर पढ़ा रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जो रेशियो के बीच में कॉमन फैक्टर है उसको खत्म कर देना, मिनिमम के रूप में लाना। जैसे हमारा यहाँ पर आता है आपका 4/12 आ गया, लेकिन इनके बीच में ये 4:2, ये भी तो रेशियो है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? इसको, इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना रह जाए उस रूप में लाएंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा? 1:3, ये हमारा सिंपलेस्ट होगा। अब आप देखेंगे कि ये रेशियो आएगा 1:3, लेकिन इसमें क्या था कॉमन फैक्टर? 4, दोनों में 4 था ना? यही तो हुआ ना, 4/12, यही तो था ना? तो इसका मतलब कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है उसमें हमेशा एक फैक्टर कॉमन रहता है, कॉमन होगा, कोई फैक्टर कॉमन होगा। हम आगे सॉल्व करते समय इसी की मदद से निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि 4:12 को हमने लिख दिया था 1:3 के रूप में लिख दिया था। जब इसको हम एक्चुअल अंक क्या होगा इसका? एक्चुअल अंक है 4, इसका जो है एक्चुअल अंक है 12। तो इस एक्चुअल अंक को निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सेम राशि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता नियम के अनुसार। और ये हमारे 4 आ गया नया, ये जो एक्चुअल नंबर है, 4 3 जा 12 एक्चुअल नंबर हो गया। तो अगर हम कहें कि दो आदमियों के उम्र में जो अनुपात है वो A/B है, समझ रहे हैं? दो आदमियों के अनुपात जो है A/B है, इसका मतलब क्या होगा? ये है राम, ये है श्याम। राम और श्याम के बीच का अनुपात जो है, आयु का अनुपात जो है A/B है। इसका मतलब राम का आयु कितना है? A/K होगा, K मान लीजिए कॉमन फैक्टर, और B का, श्याम का क्या होगा? B/K, यही तो होगा ना? हाँ सर, गंगा यही जी, होगा। आ गया यस ना? सर। इस चीज जी को जी। ध्यान रखना, जो अभी मैं आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉमन इन सब फैक्टर का चीजों को ध्यान हाँ जरूर ध्यान रखना। ये जो मैं कन्वर्ट करता जा रहा हूँ इसको जरूर ध्यान रखना। आकांक्षा जी, कविता जी, रुचि जी, रोशनी जी, मेघा जी, हाँ जी सर। यस सर। है ना? समझ में आ रहा है ना? यस सर। आरजू जी, रमेश जी, आप इसको थोड़ा सा कीजिए। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर कोई अनुपात दिया है तो उसका क्या होगा? मान उसकी आय A है, A/B है अनुपात, तो इसकी राम की आय A/B में है, तो राम की क्या कहते हैं एक्चुअल आय कितनी होगी? इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों में वो मल्टीप्लाई कर दो, तो A/K, B/K उसकी एक्चुअल आय हो जाएगी। ये आगे हमें आएगा निकालने के लिए। लेकिन इसके को जब हटा देंगे, कॉमन फैक्टर को हटा देंगे, और जो बचेगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो कहलाता है। यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो होगा। इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ये देखो मैं बताया ना, इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ प्रायर एंड पोस्ट टर्म्स,
मतलब कि जो आपके एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में कोई भी अग्रपाद और पश्चपाद में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। क्या? रेशियो। ठीक है। जैसे ये 12:36 दिया है, इनके बीच में क्या कॉमन फैक्टर है? फैक्टर है 12। ये 1:3 हो 12। जाएगा। 12 से करोगे तो 12 1 12 और 12 3 36। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। लेकिन के बीच में कॉमन फैक्टर क्या था? 12। अब इसकी एक्चुअल संख्या निकालने के लिए क्या होगा? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एक्चुअल में आ जाएगा। ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। यहाँ पर ये आगे हम सारे क्वेश्चंस जो है इसके इसी बेस पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन आ गया कि कंपैरिजन करना है, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? भाई कर लो कंपैरिजन, क्या है दिक्कत है कंपैरिजन करने में? अरे कंपैरिजन जैसे हमने रेशियो का कंपैरिजन किया था, क्या कहते हैं उसका, जब ये रेशियो है हमारा, रेशियो जो है फ्रैक्शन नंबर में ही बताते हैं, तो फ्रैक्शन का हमने कंपैरिजन बताया था। सब भूल गया? नो प्रैक्टिस तो होगा क्या? बताया था कि नहीं बताया था भाई? वो अलग कर लेते हैं, सेपरेट हाँ कर सर लेते हैं। बताया था। देखो वही चीज है। अगर A:B और C:D, यहाँ पर दो हमारे पास क्या है? दो हमारे पास रेशियो हैं। ये बड़ा कब होगा? मैंने बताया था A/B और C/D, दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कौन बड़ा कौन हो, जो छोटा कौन होगा? अगर इनका मल्टीप्लिकेशन ये बाहर बाहर वाला जो है, समझे, करेंगे तो जब क्या होगा? ये बाहर बाहर वाला मल्टीप्लिकेशन करो, अंदर अंदर वाला मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है। A ए into into इज ग्रेटर देन, B अभी तो यहाँ पर कंपेरिजन नहीं किया ना, ए इज ग्रेटर देन बी इंटू सी, D अंदर अंदर वाला, यस सर। तो हमारा ये फ्रैक्शन जो है इससे बड़ा होगा। ए इंटू डी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी, तो हमारा ये हमारा फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा होगा या हमारा रेशियो बड़ा होगा? दोनों चीज चलो रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, हो गया यस ना? सर। और अगर छोटा हो गया तो ये फ्रैक्शन हमारा छोटा होगा, ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो गया तो इसका मतलब दोनों हमारे फ्रैक्शन या दोनों हमारे रेशियो इक्वल है। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। यस सर बराबर। yes sir यही तो तीन टर्म्स हैं इसमें। इनको आपस में ए हाँ अपान बी और सी अपान डी, इनको क्या करो कि आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ऐसे। अगर A इंटू डी इज ग्रेटर देन B इंटू सी, तो हमारा पहला वाला से जो फ्रैक्शन है या रेशियो वो बड़ा होगा। अगर A इंटू डी इज लेस देन B इंटू सी, तो हमारा दूसरा वाला रेशियो या फैक्टर वो जो है फ्रैक्शन नंबर वो जो है हमारा बड़ा होगा। अगर A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी, इसका मतलब हमारे दोनों रेशियो या दोनों फ्रैक्शन नंबर इक्वल हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया। इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैंने आपको बताया था। चलो कोई गल नहीं, आपको रिवीजन भी हो गया। ठीक है। अब ये आता है कंपाउंड रेशियो। अगर तीन रेशियो हैं, A/B, A/B, B/C/D, E/, ये तीन रेशियो हो गए। इनका कंपाउंड रेशियो क्या आएगा? ये ऊपर ऊपर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो और नीचे नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे जो मिलने मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो हमारा कंपाउंड रेशियो हो गया। बस इतना ही है इसमें। इसमें क्या हाँ होगा कि अगर दो या दो से ज्यादा रेशियोज दिए हुए हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। डिनोमिनेटर का आपस में सारे डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर लो और सारे न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे कर दो, हो गया हमारा कंपाउंड रेशियो निकल आया।
डुप्लीकेट क्या है? मान लीजिए ये ए इज टू बी है, इसका स्क्वायर कर दोगे, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर जो आएगा वही इसका डुप्लीकेट हो गया। सब डुप्लीकेट हो गया, अंडर रूट हुआ कर दोगे कि मतलब कि जैसे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है 2536, तो इसका अंडर स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो 5 और 6 आएगा ना। 6 अंडर रूट के अंदर क्या होगा, 5 × 5 स्क्वायर रूट है, तो बाहर आ जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। नहीं समझे? अंडर हाँ रूट सर, समझा 25 समझा और समझा। अंडर रूट अंडर रूट 36। करना है तो वो हाँ, सब डुप्लीकेट हो जाएगा। 5 × 5, ये स्क्वायर रूट है तो बाहर आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये 6 × 6 है तो ये बाहर आके 6 आ जाएगा। ये 5 × 6 जो आएगा ये हमारा इसका सब डुप्लीकेट होगा। और इसी तरह ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट है। ए टू बी का सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, a³ / b³ हो जाएगा। और सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा और कुछ नहीं है ये सब। अब यहाँ आता है कि इनवर्स रेशियो एंड रेसिप्रोकल रेशियो, आर रेसिप्रोकल। जैसे ए एंड बी दो रेशियो, तो इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा b/a, बस, और कुछ नहीं करना है। सर ये सब ट्रिप्लिकेट का एग्जांपल बताइए ना सर। सब ट्रिप्लीकेट का जैसे हाँ। आपका आ गया 8:27, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, इसका 2 हो गया ना। इसको क्या हो जाएगा, सब 3 × 3 × 3। ये क्यूब रूट है तो अगर तो 3 अगर फैक्टर है तो वो बाहर आ जाएंगे। तो इसका आएगा 2:3। क्यूब है, अब ये 2 का क्यूब हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। इसके पावर 1/3, 3³ 1/3। और ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2³ 3 × 1/3। ये क्या 3³ 3/1/3। ये 3 इसको काट देगा तो क्या हो जाएगा, 2:3 तो बचेगा, 2 और 3 तो बचेगा। तो 8 और 27 का सब ट्रिप्लीकेट होगा रेशियो 2:3। क्लियर सर। और ट्रिप्लीकेट होगा 8³ और 27³। ये होगा इसका ट्रिप्लीकेट, ये होगा सब ट्रिप्लीकेट। हुआ क्लियर? यस सर, क्लियर। इनवर्स रेशियो भी हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसमें दिया गया द इंसिडेंटल इज इक्वल टू कंसिक्वेंट, देयर रेशियो इज कॉल्ड रेशियो ऑफ इक्वलिटी। अगर दोनों ऊपर नीचे बराबर हैं तो रेशियो ऑफ इक्वल बराबर ही हो गए। द एंटीसीडेंट ग्रेटर देन कंसिक्वेंट, देन देयर इज नो ग्रेटर इक्वलिटी कॉल्ड लेस इक्वलिटी। अरे सब अंग्रेजी बोल के रखा हुआ है। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा, अभी तो रेशियो रेशियो बता रहे थे, रेशियो को तो हाँ हम हिंदी में चल देना, नहीं तो भाई हिंदी वाले हमको बोलेंगे कि आप तो सब अंग्रेजी बोलते चले जा रहे हैं। हमको भी देखिए देखिए अब हिंदी में आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम चीज है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो का, पहले हम रेशियो पढ़ रहे हैं ना, तो रेशियो ही इसमें है, सेम चीज लिखा हुआ है। रेशियो का मतलब होता है दो समान राशियों के बीच संबंध को अनुपात कहा जाता है। दो राशियों के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहा जाता है। अनुपात यह दिखाता है कि समान राशियों में कौन अधिक कौन कम है और कौन किससे कितना गुना या कितना प्रतिशत कम या अधिक है। उदाहरण 4 तथा 7 के बीच का अनुपात को 4:7 के अनुपात में दिखाते हैं। यहाँ 4 को पूर्व पद या एंटीसीडेंट और 7 को पश्च पद या कंसिक्वेंट कहा जाता है। मिश्रित अनुपात, दो या देश अनुपात को अग्रपद तथा पश्चपद के गुणनफल, मतलब ऊपर वाले अग्रपद हो जाएंगे, नीचे वाले पश्चपद हो जाएंगे। तो मिश्रित अनुपात या कंपाउंड रेशियो हमने बताया था ना कि न्यूमरेशन न्यूमरेटर को गुणा कर लो, तो अग्रपद अग्रपद को गुणा कर लो, पश्चपद पश्चपद को गुणा करके और उसे रेशियो में लिख दोगे तो हमारा मिश्रित अनुपात हो जाता है। अब देखो वर्गानुपात डुप्लीकेट वही हो गया और घनानुपात ट्रिप्लीकेट वही हो गया। यहाँ सब ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट नहीं बताया है, कोई बात नहीं, हम वहां बता चुके हैं। अब इनवर्स बता दिया, जैसे 3:5 का विलोमानुपात जो होता है क्या होता है, 5:3 होगा।
अब यहाँ पर लिख दिया है, ये तो थोड़ा सा घुमा दिया, तो आप सोचो ये कैसे हो गया। क्या लिखा है, 3:5 का विलोमानुपात क्या होगा, इनवर्स रेशियो। इसने क्या लिख दिया, 1/3 रेशियो 1/5, ये कर दिया ना। अब आप लोग बोलो ये क्या कर दिया, अरे भाई 1/3/1/5 यही तो होगा ना। अब इसको करोगे तो क्या होगा, 1/3 गुणे 5/3 होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा 5/1, और ये क्या होगा 5/3, यही तो होगा ना। तो इसका 5/3 का मतलब 5:3, तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, 3:5 का 5:3, 5 अनुपात 3 मतलब पश्चपद को अग्रपद, अग्रपद को पश्चपद कर दो, ठीक है। भाई देखो 3 का विलोम क्या होगा 1/3, 5 का विलोम क्या 1/5, 1/5, ठीक है, यही तो होगा ना। इसको कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में 5/3 तो आएगा, 5/3 और 5:3, यही तो आएगा ना। मतलब विलोम कोई मतलब अपोजिट, अपोजिट हो जाएगा अपोजिट, उसका। हाँ विलोम को मतलब अपोजिट। अनुलोम विलोम नहीं करते हैं, एक करते एक हैं उसी नाक में सर। लेते हैं, फिर दूसरा दूसरा अपोजिट नाक में चले जाते हैं। अनु मतलब सेम उसी तरह से, अब विलोम मतलब दूसरे रास्ते पकड़ लिए। अब आगे चलते हैं प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे मैं पहले अब प्रोपोर्शन में चल रहा हूँ। प्रोपोर्शन पहले रेशियो को मैं इंग्लिश से चला था, तो प्रोपोर्शन को हम पहले रेशियो पर आया था ना, अब प्रोपोर्शन पे आ रहे हैं, अब प्रोपोर्शन पे आए हैं, ठीक है, समानुपात। अब हम थोड़ा हिंदी से चलेंगे फिर इंग्लिश में आ जाएंगे। जब दो रेशियो समान हो, आपस में बराबर हो, जैसे A/B और C/D, अगर ये दोनों समान है, बराबर है, तो इसको बोलेंगे ये दोनों रेशियो आपस में समान समानुपात में है। और समानुपात को हम ये बीच में 4 बिंदी लगा के बताते हैं, और इसको बोलते हैं A/B। हिंदी में बोलेंगे A/B, सुनिए हिंदी वालों, A/B समानुपाते C/D। अच्छा लग रहा है ना, A/B समानुपाते C/D, मतलब A/B C/D का समानुपात है। कितना क्लियर है, A/B समानुपाते C/D। और इंग्लिश सर में बोलेंगे A/B प्रोपोर्शन टू C/D। इंग्लिश में जो प्रोपोर्शन है ए पर ए रेशियो बी को A/B बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, उस थोड़ा सा इसमें लिखते हैं A/B इन प्रोपोर्शन C/D, अगर दोनों हम बराबर हैं तो, बस और कुछ नहीं है। देखो क्या लिखा है, समानुपात, जब दो अनुपात बराबर हो तो कहा जाता है कि वे अनुपात समानुपाती होते हैं। यदि A/B, A/B एंड C/D अनुपात बराबर हैं तो अनुपात समानुपाती कहा जाएगा, और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा A/B, A/B C/D की तरह लिखकर लिखाया जाता है। यहाँ A और D को बाह्य पद, अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारा है A और D, इसको बोलते हैं बाह्य पद। क्या बोलेंगे, बाह्य पद या एक्सट्रीम, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। और जो अंदर वाले दोनों हैं इनको बोलते हैं हम मध्य पद या मीन्स, इसको बोलेंगे हम मध्य पद। अब इसमें क्या होगा, जब दो रेशियो आपस में समानुपात होंगे तो बाहर बाहर का गुणा, मतलब वाय पद का गुणा A/D बराबर B/C, ये होगा। समझ रहे हो, अगर ये समानुपात में है तो A/D बराबर होगा B/C।
अरे भाई कंपैरिजन में यही तो बताया था मैंने, यस सर। A इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, इसका मतलब दोनों अनुपातें बराबर हैं, यही हाँ समानुपात है। यस सर, तो वही करेक्ट चीज तो सर। यहाँ भी आ गया। हाँ अगर दो अनुपात समानुपात में है तो जो बाह्य पदों का गुणा अंदर के मध्य पदों के गुणे के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है ना। ये बार बार इसलिए आ रहे हैं, इस रूप में आ रहे हैं, एक तो आपको थोड़ा सा वाइडर नॉलेज होगा, आपका दिमाग खुलेगा और ये याददाश्त बढ़ेगी। अब देखो, अगर मान लीजिए ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी। अब देखो यहाँ पर तीन ही राशि है ना, ए बी सी, कौन है, तीन अनुपात, तीन राशियां हैं। अब बोल रहा है कि ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी, यही बोल रहा है ना। इसका मतलब तो यही होगा कि नहीं होगा। यस सर। इसका जब ऐसे होगा तो इसका मतलब क्या होता है, हमने कहा था इसका इसका गुणा इसका इसका गुणा बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, अंदर अंदर का गुणा क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये अंदर हाँ, अंदर बी गुणा, स्क्वायर होता है। हाँ बी स्क्वायर बराबर यस सर। बाहर वाले गुणा ए सी। ये एक इम्पॉर्टेंट एक से नियम कानून है इसका, धारा 144 है, इसको याद रखना। अगर तीन राशियां आपस में समानुपात में है, ए टू बी और बी टू सी समानुपात में है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये होता है। ये तो कान या यही नाक इसको पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं, कभी ऐसे पकड़ रहे हैं, है तो वही चीज ना। कुछ नहीं, हम भी आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, यही तो खेल है इसका। है वही चीज हम आपको बार बार करके समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे आ गया तो आपको ऐसे ऐसे उड़ा देना है इसको। उल्टा सा आता है तो ऐसे शॉट लेना है, यार कर आता है तो ऐसे शॉट लेना है, लेग स्पिन है तो पीछे कदम करके धाए से मारो गली की दिशा में। बस वही है और कुछ नहीं है, खेला वही है। ठीक है, अब ये हम बताएंगे आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको एक, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये चीज बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है आपको सब आगे, इससे बहुत सारे आगे के चैप्टर इसी से संबंधित हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है। क्या, कि अगर एक राशि की वैल्यू, मान लीजिए एक ए है, इसकी वैल्यू को बढ़ाने पर बी की राशि की वैल्यू भी बढ़ती है। ध्यान दीजिए, एक चीज है, मान लीजिए ए है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो बी की भी वैल्यू बढ़ जाती है, और ए की वैल्यू घटाते हैं तो बी की भी वैल्यू घट जाती है। तो इसको बोलेंगे दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। समझ रहे हैं, अगर एक में कोई परिवर्तन डालते हैं तो अगर ये बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ता है, घटाते हैं तो ये भी घटता है, और इसका वो इसको बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता है, इसको घटाते हैं तो ये घटता है, दोनों में। तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। समझ रहे हैं। अब ये कैसे होगा, अगर हम जैसे काम है, काम कर रहे हैं, काम दिन और मजदूर, अगर मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो काम ज्यादा होगा कम होगा, काम ज्यादा होगा ना सर। होगा। ज्यादा होगा ना। काम बढ़ाएंगे तो मजदूर बढ़ाना होगा, काम कम करेंगे तो मजदूर कम करना पड़ेगा। अगर मजदूर बढ़ाएंगे तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, काम ज्यादा होगा, मजदूर कम करेंगे तो काम कम होगा। जैसे 4 दिन है, 4 दिन में ही करना है, एक चीज कांस्टेंट हो गया है यहाँ पे, 4 दिन करना है, तो अगर मजदूर बढ़ाएंगे तो 4 दिन में ज्यादा काम करेगा, मजदूर कम करेंगे 4 दिन में कम काम करेगा। हाँ सर। अगर काम बढ़ाएंगे तो 4 दिन में, अगर काम बढ़ा दिया तो 4 दिन में ही कंप्लीट करना है तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी,
काम घटाएंगे तो 4 दिन में मजदूरों की संख्या घटा देना पड़ेगा। अब दोनों क्या है यहाँ पर, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है यहाँ पर। ठीक है। अब इसका उल्टा देखो, अगर हमें काम कांस्टेंट कर देते हैं कि मान लीजिए एक काम है, ठीक है, अब अगर हम दिन बढ़ाते हैं तो मजदूर कम करना पड़ेगा, ठीक है, और मजदूर बढ़ाते हैं तो दिन कम करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो नहीं करना है ना हमें। यहाँ ये ध्यान रखना है, नहीं नहीं कि दिन बढ़ गया अभी काम बढ़ गया, तीनों एक साथ नहीं, मैं केवल दो की कंपैरिजन कर रहा हूँ, तीसरे को तो कांस्टेंट कर दिया है। यहाँ पर दिन को कांस्टेंट किया था मैंने, फिर काम और मजदूर के बीच में कंपैरिजन किया था। अब मैंने काम को कांस्टेंट कर दिया कि एक ही काम है, काम तो उतना ही है, लेकिन उतने ही काम को करने के लिए अगर हम दिन बढ़ाएंगे तो हमें लेबर की कम करना पड़ेगा ना, कविता जी जी, सर। जी सर। प्रियंका जी। हाँ सर। और अगर हम उतने ही काम को ज्यादा मजदूर लगाएंगे तो दिन कम लग जाएंगे, फिर हाँ, काम जल्दी हो जाएगा सर। यस सर। जल्दी हो जाएगा। जैसे एक घर में हमें पोछा मारना है, एक घर है, ठीक है, और उसमें जो है अगर हमको एक ही घर में पोछा मारना है बस, अगर हमको 1 घंटे में, अगर मान लीजिए नॉर्मल होता है 1 घंटे में एक आदमी करता है, ठीक है, वो घर तो वही है, उतना ही पोछा लगाना है। लेकिन अगर हम बोले कि 1 घंटा के बजाय नहीं आधे घंटे में करना है भाई, इसको खत्म करना है, तो हमें तो 2 आदमी लगाना पड़ेगा ना, आदमियों की संख्या हाँ बढ़ा सर, दें, दो जब आदमी। टाइम कम हाँ, करेंगे आदमियों की संख्या बढ़ा देंगे। बढ़ा अब बोलेंगे देंगे। नहीं यस यार सर। आधे घर मतलब कि आधे 2 दिन में करना है, 2 घंटे में करना है, तो बोलेंगे यार एक आदमी, आप तो एक आदमी से आधा आदमी तो नहीं करोगे, लेकिन मान लीजिए 2 आदमी तो एक आदमी कर लोगे ना, फिर हाँ आदमी सर। कम करोगे। तो ये क्या है, एक बढ़ा रहे हैं तो एक घट रहा है, एक घटा रहे हैं तो एक बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये कौन से हाँ प्रोपोर्शन सर। में आ जाएंगे, इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ प्रपोर्शन। जाएंगे। यस सर। ठीक है। अब इसको हम या प्रतिलोमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स। हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इतना समझिए। आगे का चीज जो है मैं अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी आ जाता हूँ, नहीं तो भाई साहब लोग हमको अंग्रेजी में बोलेंगे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, यू आर नॉट टीचिंग मी इन इंग्लिश। चलो, ये तो हो गया था ना प्रोपोर्शन। अब यहाँ आते हैं हम प्रोपोर्शन में आते हैं, सी प्रोपोर्शन। ए बी सी एंड डी आर 4 नॉन जीरो नंबर्स। ए बी सी एंड डी ये 4 नॉन जीरो नंबर्स हैं। दीज आर 4 नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो में दे आर नॉट जीरो, such that A is to B in proportion to C is to D, ऐसे लिख दिया है। It means the numbers A, B, C and D are in proportion। इसका मतलब हो गया कि A, B, C and D are, ये सब तीनों के चारों जो है आपस में प्रोपोर्शन में हैं। वही कहने का मतलब है कि if two proportions are equal or same, then the both equations are both proportions ratios will be called in proportion। If two ratios are equal, then the both ratios will be called in proportion। और उसके लिए सारी शर्तें मैंने आपको पहले ही बता दी है। ए टू बी, ए बी सी एंड डी आर 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन, देन ए टू बी इन प्रोपोर्शन टू सी टू बी, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ए इज टू बी प्रोपोर्शनेट और सी इसके इज बीच में 4 बिंदी लगा के लिखेंगे सी इज टू टी, ये लिखेंगे। यस। ये 4 बिंदी जो होगी ये हमारा प्रोपोर्शन का निशानी होता है। प्रपोर्शन का नुकसान करेगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शन को साइन इंडिकेट करता है। और अगर इसको कहते हैं, इसको क्या एक्सट्रीम एंड मिडिल टर्म्स, ये मैंने बता दिया था। एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू मिडिल का मल्टीप्लीकेशन, ये भी बता दिया था। क्यों होगा, क्योंकि हमने कंपेरिजन में बताया था और इसमें भी बताया था। ठीक है, 4 नंबर्स ये है इन प्रोपोर्शन, ये देखो ये आगे वही चीज है, सेम चीज है, कोई खास नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक आता है फोर्थ, फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको थोड़ा सा देखना है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ
समानुपात, ये आता है इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन। क्वेश्चन भी आ गया, अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको तो उसमें आगे दिया रहेगा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, क्या एकदम क्लियर तो लिखा हुआ है ना। अगर ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, डी जो है ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, देन डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन। चौथा प्रोपोर्शन हो गया ना, इसको कहते हैं चौथा प्रोपोर्शन। जैसे Yes, sir. 525, 525, 735 in proportion, then 35 is called a fourth proportion. उसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में थोड़ा ध्यान रखना कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये होता है, या इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जो हमने बताया था कि जब तीन है, मान लीजिए ए बी सी, ये तीनों अगर प्रोपोर्शन में है, मतलब कि ए टू बी समानुपात बी टू सी, इसको बोलेंगे हम कंटिन्यू। देखो यहाँ से ये कंटिन्यू हो रहा है ना, ये इसके साथ प्रोपोर्शन कर रहा है, इसके साथ भी प्रोपोर्शन बना रहा है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए टू बी समानुपात बी टू सी, ये तीन नंबर होंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तीन हो जाएंगे। तो ये तभी होंगे कंटिन्यूड जब ए टू बी इक्वल टू बी टू सी, या ए अपन बी इक्वल टू बी अपन सी, तब इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब इसमें एक चीज और ये देखना ध्यान से, ये देखो मैं सिंगल में करके मैं आपको इसको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है। देखिए क्या लिखा है, इफ the ratio between P, Q and R is A to B to C, then P बराबर क्या हो, देखो इसमें क्या हुआ, P बराबर P, Q and R, ये तीन राशियां हैं, इनके तीनों का अनुपात दिया है A to B to C, तो P बराबर क्या होगा, A इंटू इनके बीच जो कॉमन फैक्टर होगा K। एक्चुअल में राशियां क्या है, P, Q, R, तो P बराबर क्या होगा, A इंटू के, Q इक्वल टू K इंटू B इंटू के, R इक्वल टू C इंटू के। मैंने आपको बताया था कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बराबर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन जब मैं कल पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊं कैसे हमने इसी के माध्यम से किया है। ये तो हमने बता ही दिया, ए टू बी, बी वो तो वही है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी वाला वही चीज तो है। मीन प्रोपोर्शन ये वही चीज है, मीन प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स बराबर क्या है, रूट ए बी आएगा, ये भी मीन प्रोपोर्शन होता है। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी कर दिया, तो एक्स बराबर क्या होगा, ये रूट ए बी होगा ना, ये मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर अपनी कथा समाप्त करते हैं। आज हमने आपको इसमें समझाया है अच्छे से कि क्या क्या करना है। अब आगे मैं इसको कल खत्म करूंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा। इसको खत्म करके फिर मैं तीनों एवरेज, परसेंटेज और रेशियो पर मैं फिर मैं मंडे ये क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। Yes, sir. Thank you, sir. डीआई को भी ला दूंगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। और क्या हो गया, लोग क्लासेस पहले तो अच्छे संख्या में आ रहे थे, अभी लोगों की संख्या घटती जा रही है। लगता है मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, इसी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ। भाई